अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, हमारा अव्वलीन फ़र्ज और तरजीह आपके मसाइल और तकालीफ हुक्काम बाला तक पहुंचाना है और कोशिश भी हमारी यही होती है। इसीलिए निजी अस्पतालों की लूट मार के बाद वेंटिलेटर्स गायब होने का मामला उठाया, जिस पर सिंध गवर्नमेंट खासकर वज़ीर आला का क्या मौक़िफ़ था वो भी हमने आपके सामने रखा। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। अब अवाम से लेकर सियासतदान तक सभी कोरोना की जद में हैं और सिर्फ यही नहीं, अब पाकिस्तानी मईशत और बजट भी कोरोना ज़दा हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरिद नौयत का एक बजट आ रहा है। इस बजट के आने से पहले माहिरीन का ये कहना है कि बजट बहुत कामयाब या मुकम्मल नाकाम भी हो सकता है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल में मुश्किल बजट पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से मुतासिर होने वालों को बजट में रिलीफ देना है और ऐसा रिलीफ देना चाहते हैं कि जिससे आम आदमी को रोजगार और खुराक में रिलीफ मिल सके। बजट आने से पहले अवाम की नजरें इस उम्मीद के साथ बजट पर होती हैं कि अब मजीद क्या महंगा होगा और क्या अवाम के लिए कोई रिलीफ इसमें होगा या नहीं। इस बार बजट सिर्फ अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन नहीं, बल्कि हुकूमत दोस्त और हुकूमत दुश्मन भी हो सकता है। ये बजट हुकूमत के लिए या तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा या फिर हुकूमत वबाई बहरान को वजह बनाकर खुद को बरिउज़ ज़िम्मा करार दे सकती है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की ये जिम्मेदारी भी है और कोरोना वायरस ने हुकूमत को ये मौका भी फराहम किया है कि वो ऐसी मनसूबाबंदी करे कि अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ मुंतकिल ना किया जाए, बल्कि वो हकीकी आमदनी हदफ के साथ सामने आए। जबकि हुकूमत के मुताबिक कोरोना वायरस से पहले मईशत दुरुस्त समत में गामजन थी। कोरोना से मुल्क की मईशत को 3000 अरब का नुकसान हुआ है, जिसके बायस शरह नमू 68 बरस बाद -4% रिकॉर्ड की गई है, जबकि शरह नमू 3.3% रहना थी। नाजरीन, माजी में अवाम जब बजट सुनते थे तो महंगाई, टैक्स और अपनी जेब देखकर परेशान होते थे। अब जबकि पहले से ही कोरोना ने लोगों को इतना परेशान कर रखा है, कैसे में हुकूमत ये तवक्को तो बिल्कुल ना रखे कि अवाम सब्र का मुजाहरा करेंगे और आपके कहने पर वो घबराएंगे नहीं। खैर, देखते हैं कि आपके और हमारे लिए ये बजट क्या लेकर आता है और क्या लेकर चला जाता है। पहले आप टॉप स्टोरीज देखिए। हुकूमत को इक्तिसादी बहरान विरसे में मिला, 5000 अरब रुपए कर्जों की मद में वापस किए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की इक्तिसादी सर्वे पर ब्रीफिंग। कहा, कोरोना की वजह से मईशत को 3000 अरब का नुकसान हुआ। इसके बावजूद आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। सिंध में एक बार फिर लॉकडाउन की गूंज। WHO की सिफारिशात, बढ़ते हुए कोरोना केसेस, हुक्काम परेशान। सूबे भर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पर गौर। हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से होगा। सिंध हुकूमत का 4 सूबों से राबतों का भी फैसला। क्या सूबा दोबारा लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सकेगा? प्रोग्राम में होगी तफसील से गुफ्तगू। और कोरोना के नाम पर करोड़ों का धंधा, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स गायब। सिंध हुकूमत के आदादोशुमार में गड़बड़ क्यों? समा ने मामला उठाया तो 171 वेंटिलेटर्स एक दिन में 203 के करीब पहुंच गए। खबर नशर होने के बाद सिंध हुकूमत ने 32 वेंटिलेटर्स का इजाफा कर दिया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा, सूबाई हुकूमत प्राइवेट अस्पतालों को वेंट्स ठेके पर दे रही है। अब से कुछ देर पहले वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया। उनका कहना था कि उन्हें मालूम था कि मुल्क में अमवात बढ़ेंगी। अपोजिशन चाहती है कि कोरोना से ज्यादा अमवात हों और कोरोना से मईशत बैठ जाए। अपोजिशन पाकिस्तान में भारत जैसा लॉकडाउन चाहती है। उनका यह भी कहना था कि SOPs पर अमल दरामद टाइगर फोर्स का काम होगा। देखूंगा सूबों में कितना SOPs पर अमल किया गया। जहां SOPs पर अमल नहीं होगा उस जगह को बंद कर दिया जाएगा। नाजरीन, दूसरी जानिब सिंध में एक बार फिर लॉकडाउन की गूंज सुनाई दे रही है। WHO की सिफारिशात, बढ़ते हुए कोरोना केसेस और अमवात ने हुकाम को परेशान कर दिया। सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते के लिए सूबे भर में लॉकडाउन पर गौर शुरू किया है और जिसका हतमी फैसला विफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद होगा। सिंध हुकूमत ने 4 सूबों से राबता करने का भी फैसला किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सूबा दोबारा लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सकेगा? संजय सातवानी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। संजय,
ये अंदर की खबर क्या है, क्या दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है सिंध में? देखें, WHO की जो सिफारिशात हैं उनको सिंध हुकूमत ने संजीदगी से उन पर गौर करना शुरू किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला सिंध की मुशावरत हुई है। बिलावल ने वज़ीर-ए-आला को कहा है कि सूबे की आवाम की जो जिंदगियां बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की कोशिश करें। न सिर्फ वज़ीर-ए-आला ने बिलावल से मुशावरत की है, सिंध काबीना के अहम अरकान और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, माहिरीन सेहत, उनसे भी मुशावरत की गई है। क्योंकि सिंध में इस वक्त केसेस इंतहाई ज्यादा आ रहे हैं। आज भी सिंध में 3000 से ज्यादा केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं और 38 अमवात आज जो है वो कोरोना से रिपोर्ट हुई हैं। तो सिंध में जो ये केसेस और हलाकतें बढ़ने के बाद वज़ीर-ए-आला सिंध परेशान हुए हैं और WHO की जो सिफारिशात हैं उन पर संजीदगी से गौर किया। इब्तदाई तौर पर 2 हफ्तों का सख्त लॉकडाउन का जो है वो सोच विचार सिंध हुकूमत कर रही है, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है कि वफाक के 7 सूबे चले, तो सिंध हुकूमत ने तमाम 4 सूबों से पहले मुशावरत करने उनको एतमाद में लेने का फैसला किया है, जिसके बाद जो नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास होगा उसमें वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से ये रखाई जाएगी बात के सूबे में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की इजाजत दी जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध और जो अरकान सिंध काबीना के हैं उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये कहा गया है कि हम लॉकडाउन से केसेस जो है वो उसके वायरस के फैलाव को तो नहीं रोक सकते, मगर कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस दौरान ट्रेसिंग हो, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो, टेस्टिंग करें, ताकि जो वायरस अभी तक जो सिंध में 30-35 हजार से ज्यादा लोग मुतासिर हैं उनकी ज्यादा तादाद जो है वो सेहतियाब हो और फिर इसका ये फायदा सिंध हुकूमत को होगा। तो सिंध हुकूमत ने गौर शुरू किया है कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन किया जाए, मगर वफाक का इसमें अहम किरदार होगा। अगर वफाक ने लॉकडाउन लगाने की इजाजत दी तो सिंध में जो आइंदा 2 हफ्तों का लॉकडाउन होगा वो इंतहाई सख्त रखने का फैसला किया। ये इजलास में तय हुआ है कि अगर लॉकडाउन लगाने की इजाजत दी जाती है तो हर किस्म की जो रियायत थी तकरीबा खत्म की जाएगी और सख्त लॉकडाउन किया जाएगा ताकि इस वायरस के फैलाव को मजीद रोका जा सके। जी, मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया संजय। तो कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि सिंध में इस वक्त सबसे नायाब चीज वेंटिलेटर्स है। यहाँ अवाम कोरोना से ज्यादा सूबाई हुकूमत की मिसमैनेजमेंट से परेशान है। एक पैनिक है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। वेंटिलेटर्स हैं या नहीं, गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। वजीर आला हो और इसके अलावा अजरा पिचोहो हो या तर्जुमान मुर्तजा वहाब हो, हर कोई एक अलग कहानी सुना रहा है। विफाक से कुछ नहीं मिल रहा, सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझा जाए। लेकिन कल हमने प्रोग्राम में सिंध को NDMA के फराहम करदा वेंटिलेटर्स की रसीदें दिखा दी और सिंध में इतने क्रिटिकल मरीज नहीं हैं जितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। फिर अवाम क्यों दरबदर हैं, अस्पताल क्यों मरीज लेने को तैयार नहीं है और पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है, कितना इक्विपमेंट है, कितना मजीद तैयार हो रहा है। इन ऑपरेशनल उमूर पर बात करने के लिए मेरे साथ चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि कोरोना क्राइसिस में NDMA का मैंडेट क्या है और 26 फरवरी से 11 जून तक क्या प्रोग्रेस रही है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 14 मार्च को जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उस वक़्त NDMA को लीड ऑपरेशनल एजेंसी का रोल दिया गया था, जिसमें जो डिज़ास्टर रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं उनको NDMA देख रहा था। लेकिन आपको पता होगा 27 मार्च को NCOC को वजूद में लाया गया और वहाँ पे जो स्ट्रेटजिक लेवल के फ़ैसले हैं वो वहाँ पे होने लगे और जो ऑपरेशन लेवल की चीज़ें हैं वो सिर्फ NDMA के पास रह गई थी। मेनली उसमें प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है जिसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का कंट्रोल जो है वो NCC के पास चला गया हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 फरवरी की आपने बात की, मैं 14 मार्च की बात करूंगा कि 14 मार्च को पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर नॉर्मल फेस मास्क जो है वो मिलना मुहाल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम हर हफ्ते अपने जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं उनको ना सिर्फ PPEs प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों ने इस मुल्क के अंदर जहाँ पे 2 लेबॉर्ट्रीज़ थी आज 107 लेबॉर्ट्रीज़ काम कर रही हैं। वो सलाहियत जो तकरीबन 500 टेस्ट करने की थी वो आज बढ़ते हुए एक शिफ्ट में, और वो 4.5 घंटे की शिफ्ट है जिसमें 47,000 है, और अगर आप 10 या 12 घंटे काम करें
तो ये 1 लाख तक टेस्ट किए जा सकते हैं। हम तकरीबन 500 के करीब, 550 के करीब जो है वो ICU वेंटिलेटर्स, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स और CPAP जो है वो सूबों को दे चुके हुए हैं। हम अगला जो बैच है वेंटिलेटर्स का और दूसरा है उसको अरेंज करने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ईद से पहले ही हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि इन दिनों जो है वो बहुत बड़ा स्पाइक आएगा, तो NDMA ने अपने कई टेंडर कर डाले थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताऊं कि इस महीने में हम तमाम सूबों के अंदर जो है मिला के 1000+ वेंटिलेटेड या ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं उनका इजाफा करेंगे। इसी तरह जो है वो अगले महीने में करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पे ये भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप 1200 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स ना लें, और बायपैप के बारे में हमारी टेक्निकल टीम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है उनका ख्याल था कि बायपैप की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर हमारी काफ़ी डिस्कशन रही और आज वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सक्राइब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि कम से कम 70% बायपैप और CPAP होने चाहिए, जिस पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इस महीने के आखिर तक बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। सही सर, पूरे मुल्क में लोग परेशान हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। क्या NDMA किसी ऐसी हेल्पलाइन के लिए काम कर रहा है जिससे पूरे मुल्क में लोग एक ही नंबर पर कॉल करें और सारी मालूमात वो हासिल कर लें? सिद्रा, जो एक निज़ाम वदा किया गया है उसको जो है हमारी NITV जो है वो बना चुकी है। एक ऐप है जो कि डाउनलोड की जा सकती है, उसका डिटेल जो है वो NDMA से या NCOC से आपको मिल जाएंगे। वो ऐप जो है वो आपको बता देती है कि किस अस्पताल में कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, और वो ऐप जो है वो बहुत जल्द जो है उसको एक आम आदमी भी एक्सेस कर सकेगा। इस वक्त जो है वो ऐप है वो मुख्तलिफ अस्पतालों को एक्सेस है और 1122 और ईदी जैसी एजेंसियों को उसकी एक्सेस है। ये भी बिल्कुल दुरुस्त सर। ये वज़ीर आला सिंध के मुताबिक 9 जून से NDMA की तरफ से सिंध में एक भी वेंटिलेटर नहीं आया। हमने कल ये उनसे सवाल भी किया। आप ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ऐसा ही है? स्मार्ट TV ने ही न्यूज़ ब्रेक की थी और उसमें आपने देख लिया होगा कि NDMA ने 9 जून तक 74+25, मैं दोबारा कहता हूँ 74+25 वेंटिलेटर जो हैं वो दिए हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। उनको 26 ICU वेंटिलेटर दिए गए जिसकी रसीदें जो हैं वो आपके चैनल ने दिखाई कल। उनको 26 बायपैप दिए गए, उनकी भी रसीदें आपको दिखाई गई। 20 बायपैप जो हैं वो मई के अर्ली में दिए गए थे ईदी ट्रस्ट को एक उसके लिए। तो चूंकि हमारे यहाँ डोनेशंस जो हैं उनको जिस सूबे में वो लगती हैं हम उनको काउंट करते हैं, उस सूबे की मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने का हमारा तरीकाकार ये है कि हम वहाँ की मकामी आर्मी की कोर को बताते हैं कि ये हम कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्हीं के ज़रिए हम ये करते हैं और हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जब ये चीज़ उस इलाके में पहुँच गई हुई है तो वहाँ की मैनेजमेंट को इसका पता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 और बायपैप जो हैं वो 3 गॉर्जेस, चूँकि उन्होंने कुछ डोनेशन दी थी तो वो जिस इलाके में उनकी कंपनी काम कर रही है उस इलाके में किए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 74+25 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, वो पोर्टेबल वेंटिलेटर्स इसलिए दिए गए हैं कि मुझे कुछ इतलात ऐसी मिली थी कि कुछ जगहों पे लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो रहे थे अस्पतालों में पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस के अंदर। तो ये 25 वेंटिलेटर जो हैं उन एम्बुलेंसेस के लिए दिए गए हैं जो क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। वेंटिलेटर्स के हवाले से आपने मुझे बताया, ये भी बताइएगा कि अब वेंटिलेटर्स के बाद एक और बड़ा मसला ऑक्सीजन सिलेंडर्स का है और ऑक्सीमीटर्स की शॉर्टेज है। इस सिलसिले में क्या प्लानिंग की जा रही है आपकी जानिब से? अब मैं वेंटिलेटर्स के बारे में आपको ये बता दूं कि आज इंशाल्लाह मेरा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो जो कल हमने पहले वेंटिलेटर भेजे हैं
और जिस वेंडर को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वहाँ पे उसने लगाने हैं, उन्होंने लगा के वहाँ अस्पतालों में लगाने के बाद जो है वो फिल्म बना ली हुई है। आज इंशाल्लाह हमारा मीडिया विंग जो है शाम को किसी टाइम के ऊपर उसको तमाम मीडिया के साथ शेयर करेगा, उन वेंटिलेटर्स को फंक्शनल हालत में दिखाते हुए ज़्यादातर को। मैं आपको जहाँ तक ऑक्सीजन का तल्लक है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जो है वो मैं 1600 बाईपैप का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर चुका हुआ हूँ, और मैंने सिर्फ उसमें 7 दिन दिए वेंडर्स को ये चीज़ें महीने मुहैया करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो ही अगले जुमेरात को हमारी चाइना वाले वेयर हाउस में ये चीज़ें पहुँचेगी, तो हम ये चीज़ें वहाँ से एक स्पेशल जहाज़ भेज के उठा लेंगे और विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज़ तमाम सूबों को मुहैया कर दी जाएंगी। मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि मैंने 3000 ऑक्सीजनेटेड बेड का जो है टेंडर किया है, और 1000 बेड जो है इनमें से इंशाल्लाह इसी महीने में मुख्तलिफ सूबों में जो है ऑक्सीजन की साथ साथ बांटे जाएंगे। अगले महीने में भी लगभग 1000 के करीब बेड बांटे जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन देने की सलाहियत होगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अरेंजमेंट जो है ये मैंने गवर्नमेंट को कमिटमेंट दी है, लेकिन इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अरेंजमेंट हो जाए। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जुलाई और अगस्त के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंतहाई सख्त वक्त होगा कोरोना के हवाले से, तो एनडीएमए की क्या असेसमेंट है और क्या तैयारियां और क्या इंतजामात हैं? देखिए, जहाँ तक असेसमेंट का तल्लक है तो मेरे अपने ख्याल में जून का आखिरी 15 दिन और जुलाई के दिन हमारे लिए बहुत मुश्किलात और चैलेंजेस लेके आएंगे। हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लिए जो है ऑक्सीजन की तैयारी करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लिए जो है बेड्स की तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ना सिर्फ हम फेडरल लेवल के ऊपर सूबों की मदद करने जा रहे हैं, बल्कि सूबे भी जो है, जो अभी तक मेरी उनसे बातचीत हुई है, वो बड़े पैमाने पे ऑक्सीजनेटेड बेड्स का जो है वो अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक 1000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं वो हम सिस्टम में ऐड करेंगे, और 1000 के करीब अगले महीने के लिए प्लान हुए हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये वो तादाद है जिसके ऊपर हम मिनिमम देख रहे हैं। ये तादाद हम वक्त ज़रूरत और वक्त पड़ने पर बढ़ा भी, यानी कि जून के आखिरी 15 दिन भी इंतहाई अहम होंगे। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुल्क की मईशत किस जानिब जा रही है और ऐसे में बजट आ रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बजट की कहानी बड़ी पुरानी है जिसका मरकजी ख्याल एक ही रहता है, मगर हर साल इस कहानी का उन्वान और किरदार बदल दिए जाते हैं। बजट अदादोशुमार का वो हेर फेर है जो सिर्फ एक दस्तावेजात की शक्ल है। बजट आवाम के लिए कभी खुशी की खबर लेकर नहीं आया। जिस मुल्क में अशिया की कीमतें हर रोज बढ़ती रहें, उस मुल्क में बजट की क्या हकीकत बाकी रह जाती है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने तस्लीम किया कि हुकूमत पिछले माली साल के टारगेट पूरे नहीं कर सकी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। इक्तिसादी जायजा पेश करते हुए हफीज शेख ने टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी का जिम्मेदार कोरोना को करार दे दिया। हफीज शेख ने कहा कि पुरएतमाद थे कि टैक्स वसूली 4700 अरब रुपए तक कर लेंगे, मगर कोरोना ने नहीं करने दिया। मुशीर खजाना ने यह भी कहा कि कोरोना की वजह से तमाम अंदाजे उलट हो गए। मुल्की कर्जों का बोझ जीडीपी का 88% है। आइंदा बजट में 3000 अरब रुपए कर्ज उतारने के लिए रखे गए हैं। IMF इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कोई खुसूसी जुल्म करे, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक मुकम्मल पैकेज दिया गया जिसमें टैक्सेस जो हैं वो फिक्स टैक्स की बुनियाद पर दिए गए। 3 से 3.5% जो है अपनी कौमी आमदनी में नुकसान देखना पड़ा। साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हुए हैं। रेमिटेंसेस इस वक्त इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए हैं, लेकिन
होने जा रहे हैं। 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ FBR को उसकी टैक्स कलेक्शन में। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं। जुबैर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कमेंट चाहूंगी कि इक्तिसादी सर्वे जो आज पेश किया गया उस पर आप बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप चूंकि वजीर आजम ने खिताब किया और उन्होंने अपोजिशन को सबसे पहले मुखातिब किया और ये कहा कि अपोजिशन, उनको ये लगता है अपोजिशन ये चाहती है कि कोरोना से ज्यादा अमवात हो, मुल्क की मईशत बैठ जाए, हुकूमत नाकाम हो जाए और पाकिस्तान का हाल भारत जैसा हो जाए। मुजम्मिल असलम साहब, ये जो इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया गया है, इस हवाले से हमें ये बताइएगा कि जो इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया है, जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हफीज शेख साहब ने बात की है, ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं अब के वक्त के लिए, आने वाले वक्त के लिए? देखें, बात यह कि परेशान कुन फैक्ट्स एंड फिगर हैं और बिल्कुल परेशान कुन फैक्ट्स एंड फिगर हैं और आगे आने वाले दिनों में एक तशवीश की लहर भी बढ़ रही है कि आया ये जो हमारे इस साल के जो आदाद शुमार आए हैं कहीं इसी तरीके के अगले साल तो नहीं आ जाएंगे, और अगर अगले साल आएंगे तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि मईशत में प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और गुर्बत भी बढ़ेगी। लेकिन मैं साथ साथ एक बात ये भी कहूँगा कि जिन हालात या जो पस मंज़र पे जो चीज़ें पिछले एक साल से पाकिस्तान के साथ हो रही थी, इससे बेहतर रिजल्ट भी नहीं आ सकता था चाहे कोई भी हुकूमत होती। पाकिस्तान की जो माशरत है वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं उसकी डिपेंडेंसी हमारे जो है अंदरूनी मुल्क के माशी हालात से ज़्यादा बैरूनी मुल्क की जो बैरूनी दुनिया है उसके हालात पर मुनसर होती है। और हमें एक अल्लाह ने मौका तो दिया था लेकिन वो वापस भी आ गई। ये जो तेल की कीमतें नीचे गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो वापस आ गई हैं। अगर यहाँ पे भी रहती हैं $35-40 के करीब, तो पाकिस्तान की मईशत को जो है अपने खसारे को कम करने के लिए मज़ीद मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ जो सबसे जो मैं कहता हूँ मुस्बत मुझे नज़र आई, वो इस साल हालांकि हमारी मनफी शरह नमू रही है GDP ग्रोथ, लेकिन हमारी जो ज़राअत जो है वो पॉजिटिव में रही है 2.7%। और पाकिस्तान में आप ये देख लें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको रोज़गार देती है वो ज़राअत देती है। तो बिल्कुल मुजम्मिल साहब, ये ज़राअत और इंडस्ट्री के हवाले से मैं आपकी जानिब बात करने के लिए फिर से आऊँगी। मोहम्मद जुबैर साहब, मैं आपसे पहले सवाल कर रही थी कि आप एक तो इक्तिसादी सर्वे के हवाले से भी अपना कमेंट दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अब ये जो कि बजट आ रहा है उससे पहले वज़ीर आज़म ने खिताब किया है, उन्होंने ये कहा है कि उनको ये लगता है कि अपोजिशन ये चाहती है कि कोरोना के बायस मुल्क में अमवात ज्यादा हो, मईशत बैठ जाए, हुकूमत नाकाम हो जाए और पाकिस्तान का हाल भारत जैसा हो जाए। वज़ीर आज़म ये कहते हैं। अब वज़ीर आज़म की तो अपनी मंतक है, उस पर कौन क्या कह सकता है कि जी कोई भी पाकिस्तानी ये सोच सके कि जी अमवात ज्यादा हो। मेरा ख्याल है ये इनकी ज़हनी पुस्तगी, मैं तो कहूँगा। कौन कोई पाकिस्तानी क्या कोई भी दुनिया में कौन चाहेगा, आप चाहेंगे कि अमेरिका में ज्यादा अमवात हों या बरतानिया में हों या जर्मनी में हों? कोई भी नहीं चाहता। कैसे, क्यों चाहेगा? तो अगर हम पहले दिन से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो बहुत सी क्रिटिसिज्म हम बिल्कुल हक बजाने पे क्रिटिसाइज करने में। आज खुर्रमशेर जमान कोरोना मस्बत आया, हमें कोई खुशी तो नहीं है, लेकिन यही बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहे थे कि ऐसी कोई वबा ही नहीं है। तो उस वक्त हम क्रिटिसाइज करते या तारीफ करते? जब उनके गवर्नर ये कहते हैं बैठ के कि जी ये तो एक फैशन के तौर पर लॉकडाउन होता है और क्लिफ्टन और डिफेंस के लोगों ने लगवाया, या प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहें कि ये फ्लू है और आप टेस्टिंग ना करवाएं, तो मतलब उस पर हम मजाक ही उड़ाएंगे ना, और क्या करेंगे? और अगर हम बात हो रही है और उसकी शरह बढ़ रही है और इन्फेक्शन की शरह बढ़ रही है, तो इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो उसको एक्सप्रेस नहीं हम करेंगे? क्यों नहीं एक्सप्रेस करेंगे? क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेंगे? और मईशत का जहां तक ताल्लुक है, बिल्कुल हम क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए करेंगे कि एक तो ऑपोजिशन का ये फर्ज होता है कि उनके जो वादे हैं हुकूमत के, तो वो वादे हम क्यों ना उनको याद दिलाएं। हमने तो नहीं कहा था कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, हमने कहा था 50 लाख घर बनाए थे। एक घर देखा आपने पिछले 2 साल में? एक नौकरी मिली है किसी को? और जहां तक मईशत का ताल्लुक है, तो मईशत आपने अचीव क्या किया है? मुझे सिर्फ ये बता दें आपने। जुबैर साहब, वो तो अभी तक यही तासुर दे रहे हैं कि पिछली हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इतना कर्ज ले चुकी है, मईशत को इतना तबाह हाल कर चुकी है, खजाना इतना हाली कर चुकी है, हेल्थ का निजाम बिठाकर जा चुकी है, उसी सब की भरपाई करने में लगे अभी। जी, मैं आपको बता दूं कि मईशत में अगर नून लीग ने जो भी किया था,
पहली बात तो ये है कि टैक्स रेवेन्यू हमने तो नहीं आपको रोका कि आप ना बढ़ाते, आपने कहा था ना आप बढ़ाएंगे। 2 साल से उधर का उधर ही है, हमारे 5 साल में तो हमने डबल किया था। अगर हमने, आपने पता नहीं और किस चीज की बात की थी, ग्रोथ रेट हमारा 5.8% था, आप 1.9% पर लेके आ गए। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना से पहले मईशत दुरुस्त समत में जा रही थी, अब ये कोरोना आ गया जिसकी वजह से ये ग्रोथ रेट हो गया। मैं आपको आदाद-ओ-शुमार बता देता हूँ। पहले 9 महीने जो थे, जुलाई से लेके मार्च तक, अगर आप मिसाल के तौर पर टैक्स रेवेन्यू देखें, 5,500 बिलियन हमने नहीं सेट किया था, नून लीग ने नहीं सेट किया था, पीटीआई ने सेट किया था 5,500 अरब। उस 5,500 अरब में से मार्च तक, जब तक कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं था, 3,000 अरब आए थे। और उस वक्त बेस्ट आउटलुक लग रहा था 4,200, 4,300। तो 4,300 भी अगर होता कोरोना के बगैर, जो अब 3,800 है कोरोना की वजह से, तो वो जो 1,200 बिलियन का खसारा था, वो हमारी कमी थी, वो हमने तो नहीं की है। अगर आपने अपना पहले साल में फिस्कल डेफिसिट आपने पोस्ट किया था 8.9%, जो पाकिस्तान की तारीख में पिछले 40 साल में डेफिनेटली सबसे ज्यादा था, वो हमने तो नहीं किया था। आपने खुद आदाद-ओ-शुमार आप बताते हैं, उससे सबसे बड़ा, चले बाकी तो सब छोड़ दें, प्लानिंग तो खुद अपने नंबर्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई पर होनी चाहिए या किसी और पर होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि जी आपने पहले साल आपने जितने आदाद-ओ-शुमार किए थे, हर हुकूमत मिस करती है, मैं ये नहीं कह रहा। जुबैर साहब, शॉर्टली मुझे ये बताइएगा कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है जो पेश किया गया है, आदाद-ओ-शुमार जो हुकूमत ने दिए हैं वो दुरुस्त है या गलत है? शॉर्टली आदाद-ओ-शुमार अभी तो देखे ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इन्होंने पिछले साल जून में जो जीडीपी ग्रोथ थी उसको इन्होंने कहा 3.3% थी। मई 11 महीने के बाद उसको स्केल डाउन करके कहा 1.9% थी पिछले साल की ग्रोथ रेट। तो आज जो नंबर बता रहे हैं, जो साल भी नहीं खत्म हुआ, तो मैं उस आदाद-ओ-शुमार को कैसे उस पर भरोसा कर लूँ, कैसे भरोसा कर लूँ? 11 महीने के बाद अगर आप बड़े आराम से स्केल डाउन कर सकते हैं 3.3 से 1.9%, आपने तमाम मल्टीलैटरल एजेंसीज को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को 3.3% जीडीपी ग्रोथ बताया 11 महीने तक। आपने बड़े आराम से ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि ये इतना तजाद आया क्यों है। ज्यादा से ज्यादा 0.3, यानी कि सही गलत नहीं, आप इन आदाद-ओ-शुमार पर एतमाद ही नहीं करते। मुजम्मिल साहब, एक सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये सुनवा दूं नाजरीन को कि अब से 3 महीने पहले हफीज पाशा साहब क्या कहा करते थे। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आने वाले साल में कोरोना का इम्पैक्ट अगर आप मुनासिब तरीके से लें तो शरह नमू मनफी तकरीबन 1.5 से 2% तक जा सकती है। खतरा ये है कि साल के एंड तक हमारा खसारा जो है वो तारीख में सबसे ऊंचे लेवल पर तो जा ही जाएगा, मगर वो 4,000 अरब तक पहुंच सकता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मुजम्मिल असलम साहब, ये जो गुफ्तगू है इसके मुताबिक ये तारीखी खसारा है। आप कैसे ये कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि ये एक बैलेंस बजट होगा? पहली बात तो मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ कि जो मसला क्या है। देखिए, जब हमारा 3.8 ट्रिलियन जब टैक्स जमा हुआ था, जब PMLN की गवर्नमेंट गई थी, तो हमारा उस वक्त भी टैक्स टू GDP 11% था। और उसमें जो सबसे बड़ा जो हमारा टैक्स का कलेक्शन था वो इंपोर्ट टैक्सेस का था। उस वक्त हमारी दरामदाद होती थी $60 अरब की। ये $60 अरब की लग्जरी जो है इस हुकूमत को, या अभी जिसकी भी हुकूमत होती, उसके पास नहीं थी। इस साल जो हमारा क्लोज हो रहा है वो $40 अरब इंपोर्ट्स पे हो रहा है, यानी कि लगभग $20 अरब हमने दरामदाद कम किए हैं। ये $20 अरब का मतलब 1,000 अरब टैक्स का होता है। अगर ये लग्जरी इस हुकूमत के पास भी होती तो 1,000 अरब आप और जमा कर देते, 5,000 अरब हो जाता टैक्स। दूसरी बात जो सबसे अहम है, मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि कोरोना का इम्पैक्ट को हम कंसोलिडेट करके क्यों देख रहे हैं चीज़ें। कोरोना के अलावा देखें कि हमारा ये साल के पस मंज़र में चीज़ें क्या क्या थी। हमने FATF, हमारे सर पे एक तलवार आ गई थी। FATF ने पिछले 6 महीने, जो पिछले साल के 6 महीने थे, उसमें हमसे वो चीज़ें कराई जो हमने 72 साल में नहीं की, जिसकी वजह से जो है हमारी मईशत सुसरवी के शिकार हुई। सबको पता है हमारी मईशत अनडॉक्यूमेंटेड है, पैरेलल इकोनॉमी चलती है। लेकिन मुजम्मिल साहब, हफीज शेख साहब ये कह रहे थे कि कोरोना से पहले मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन थी।
देखिए, दुरुस्त सम्त का मतलब उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि इस साल हमारी जीडीपी की ग्रोथ 2.4% आएगी। ये जो 3 महीने लॉकडाउन रहा है, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ है ज्यादा से ज्यादा 1.5 हो जाती है, 1.25 हो जाती है। तो वो जो दुरुस्त सम्त की बात कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं आई, रिपोर्ट कार्ड बहुत बुरी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन हालात में जो मेरा एक तजर्बा कहता है कि जो भी होता ये रिजल्ट इससे मुख्तलिफ नहीं होते। दूसरी बात रही सवाल ये जो अभी जुबैर साहब ने बोली, बिल्कुल अच्छी बात बोली कि जी इकोनॉमिक सर्वे में जो नंबर आता है वो अगले साल तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख के 72 साल उठा लें आप, और 72 साल के आप इकोनॉमिक सर्वे के नंबर उठा लें, और अगले साल के जो है जब वो इकोनॉमिक सर्वे जब गुजर जाता है उन्हीं नंबर को आप देख लें, मवाजना कर लें। ये हमारे मुल्क का सबसे, जिसे कहते हैं ना, गलत अलमिया। हम इकोनॉमिक सर्वे में कोशिश करते हैं अपनी नाकामियां छुपाने की और बाद में जो है खामोशी से उसको तब्दील करते हैं। तो ये हुकूमत ने भी कोई नया काम नहीं किया। मुझे खुशी है कि इन्होंने ये खुल के ये चीज कर दी है सामने। अब इसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। इसीलिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे जो आज आया हुआ है, मैं इस पे इतना वो मुतमईन नहीं हूँ। जो ये नंबर है ये जबरदस्ती के नंबर डले हुए, ये बाद में जब एक्चुअल नंबर आ जाएंगे, आपके अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए और आप पूरे साल के आदादो शुमार देना शुरू हो जाते हैं, कैसे हो सकता है? मुज़म्मिल साहब, अगले 3 महीनों के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? रेमिटेंसेस नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट नीचे आएंगी, रेवेन्यू नीचे आएगा, अगले 3 महीने कैसे होंगे? देखें, अगले 3 महीने में मैं रेमिटेंसेस पे प्रेशर बिल्कुल आना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे जो भाई हैं बैरून मुल्क वो फारिग होना शुरू हो गए। लेकिन अच्छी खबर एक्सपोर्ट्स की तरफ से आ रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर पिकअप करना शुरू कर दिए। एक देखें, ये कोरोना वायरस से हमें जो है एक जो चीज़ हम इसको टोटलिटी में देखें। हम हमेशा भारत से कंपेयर करते थे। जब पाकिस्तान जब 5% जीडीपी ग्रोथ कर रहा था तो इंडिया 4% कर रहा, 9% कर रहा था। तो आज इंडिया की ग्रोथ भी इस साल कोरोना के बाद 2% से नीचे आ जाएगी। हम क्यों अपनी मुल्क में जबरदस्ती की तनकीद करते हैं? हम पसे मंजर पे क्यों नहीं जाते? बार बार हेडलाइंस लगती हैं कि 68 साल के बाद पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है मनफी पे जा रही है। ये मनफी में जाने की वजूहात हैं। हुकूमत ने बहुत मिसमैनेज किया है इस साल। मैं समझता हूँ जितने एक साल में क्राइसिस आए हैं, अभी आजकल पेट्रोल का चल रहा है, उससे पहले आटा चीनी का चल रहा था, फिर दवाइयों का चल रहा था। एक साल में इतने क्राइसिस हर दूसरे महीने आने का मतलब हुकूमत ने भी मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की है। और अभी कोरोना में भी जो लोग कह रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट हुई है, अमवात हो रही हैं, ये सारी चीजें, हुकूमत की गवर्नेंस तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अपनी जगह। तो ऐसे में मुज़म्मिल साहब, हुकूमत को क्या फैसले करने चाहिए? जिस तरह से मिडिल क्लास तबका आपके सामने परेशान है और इस वक्त जो कोरोना की वबाई सूरत हाल है मुल्क में, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, तरक्की की रफ्तार पहले से ही कम है, तो अब हुकूमत को क्या करना चाहिए आगे? देखिए, हुकूमत को अव्वलीन तरजीह ये करनी चाहिए कि लोगों को कामों पे वापस लेकर आए, उनको रोजगार बहाल करें। अब रोजगार 3 सेक्टर से बहाल हो सकता है। एक है ज़राअत, एक है आपकी कंस्ट्रक्शन, और तीसरी है आपकी एक्सपोर्ट्स। हुकूमत ये जो बजट ला रही है, इस बजट को इस तरीके से लेकर आए कि इन 3 सेक्टर्स को पजीराई मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब नौकरी मिलेगी। यही अवाम दोस्त बजट है। इसके अलावा और कोई अवाम से दोस्ती नहीं हो सकती। ये 12,000 रुपये महीना देना, ये जो है ना, अवाम को आप बेकारी क्यों बना रहे हो? उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। और मैं हमेशा से इससे इख्तलाफ करता था ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। हमने एक ज़बरदस्ती की पेंशन लोगों को लगा दी गई है। दूसरा, हमें इस्लाहात अपनी हुकूमत को अपनी खुद करनी होगी। आपको अंदाजा है कि इस साल हुकूमत का पेंशन का बिल तनख्वाहों से ज्यादा है, यानी कि हुकूमत पेंशन ज्यादा दे रही है और तनख्वाहें कम दे रही है। अब पेंशन का अलमिया ये है कि जो भी पेंशन रिटायर्ड होता है उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है, और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी को मिलती है। ये दुनिया में कहीं मिसालें नहीं मिलती। हम किस तरीके से हम अकोमोडेट कर रहे हैं। अब हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया, मेरी नज़दीक जो पॉलिटिकली अच्छा फैसला नहीं है, लेकिन जो स्टील मिल के लोगों को फारिग किया इस तरीके के, और क्योंकि 1500 अरब रुपए हमारे जो है सिर्फ ये इदारे हैं, इनका सालाना खसारा है। अगर हम इसको कम कर लें, शरह सूद कम हो गया, कुदरत ने करा दिया है। 1000 अरब रुपए की बचत होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा था नंबर, हुकूमत इस साल भी 3200 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी में खर्च करेगी, और 4900 अरब का टैक्स का तखमीना है। तो 4900 में से अगर 3200 सूद में चला गया और 3000 सूबों को अलग देना है, तो हुकूमत के पास काम करने के लिए बचता गया है। बाकी आखिर में मैं एक और बात बोलूंगा कि हमारे जो तोपों का रुख होता है वो वफाकी हुकूमतों की तरफ होता है। आज का जो बजट है, पिछले जब से 18वीं तरमीम हुई है,
वो मेन बजट जिनके पास पैसे खर्च करने के लिए आवाम पे पैसे खर्च करने, वो सूबों के पास है। कोई चैनल, कोई अखबार ना सूबों का बजट को कवर करता है, ना उनके अखराजात को देखता है वो कहां जा रहे हैं। अब वो अल्लाह ताला ने खुद एक्सपोज करा दिए, ये जो हेल्थ सेक्टर में पूरे पाकिस्तान में नजर आया कोरोना के बाद। अब हमें जो है वहां पे भी देखना होगा और गुंजाइश उधर से निकालनी है बजाय वफाकी हुकूमत से गुंजाइश निकाले, क्योंकि ये तो बहुत मकरूज हो चुकी है। यानी कि सूबाई सतह तक एहतसाब होना चाहिए कि बजट जब जारी हो जाता है तो उसके बाद ये कहां कहां पे खर्च किया जाता है। मुजम्मिल असलम साहब, आपका और मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में एक खातून ने अपनी हाजिर दिमागी से न सिर्फ घर लुटने से बचा लिया बल्कि घर में घुसने वाले डाकू भी पकड़वा दिए। सबा नामी खातून ने कोरोना का शुबा होने की वजह से खुद को अपने घर की ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरे में आइसोलेट किया हुआ था और इसी दौरान उनके घर में डाकू घुस आए, जिन्होंने घर वालों पर हमला किया और सामान लूटने लगे। सबा ने जब शोर सुना तो कमरा लॉक किया, सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों को आगाह किया, पुलिस से राब्ता किया और फिर क्या हुआ ये उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। बाहिम्मत शहरी सबा हमारे साथ भी मौजूद हैं। सबा, सबसे पहले हिम्मत को सलाम कि आपने किस जुर्रत का मुजाहिरा किया। दूसरा ये बताइएगा कि हुआ क्या था और जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त आप क्या सोच रही थी, कि आपको घबराहट महसूस हुई उस वक्त? बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि मैंने पहले चीखें ही सुनी थी और वो चीखें जो थी वो बहुत दिल दहला देने वाली चीखें थी। मेरी बहन चीख रही थी और मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में क्वारंटाइन भी हुई थी। तो मैं जब स्टेयरकेस तक पहुंची, उस स्टेयरकेस के नीचे एंट्रेंस थी, उस एंट्रेंस जिस एंट्रेंस से वो लोग आए थे, तो मुझे आवाजें भी आ गई और मुझे कंफर्म हो गया कि वो कोई, मतलब मुझे शक पहले हो गया करीब जाते जाते ही। तो मैंने अपना जो दरवाजा था पहले थोड़ा आहिस्ता खोला अपने पोर्शन का और फिर मैंने कंफर्म बस करना था कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही है। तो ऐसा ही था कि मेरे फादर कह रहे थे उनको क्या जो कुछ चाहिए ले जाए और हम आपको कुछ नहीं कहते इस तरह से। तो मैंने उधर ही अपना दरवाजा फौरन बंद किया, सोफा पड़ा था इस तरह उसको मैंने ड्रैग करके आगे कर दिया और मुझे पहला जो था इंसिडेंट, क्योंकि मेरा मोबाइल नहीं आता, मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट्स मेरे ड्राइव नहीं हुए थे प्रॉपर्ली, तो मुझे ख्याल आया कि मैं फेसबुक पे, क्योंकि मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो लोग ऊपर नहीं आएंगे, मैं आई वॉज एक्चुअली वेटिंग और ये भी पता नहीं था कि कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था, मैंने सिर्फ आवाजें सुनी। तो मुझे था कि वो अभी ऊपर आए तो तभी ऊपर आए, मतलब मुझे आई वॉज वेटिंग कि बस किसी भी वक्त हो जाएगा। तो आई हैव लाइक आई वॉज थिंकिंग दैट प्रोबेबली आई हैव 30 सेकेंड्स और शायद उससे भी कम, पता नहीं कितना टाइम हो। अच्छा सबा, आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, आपने सोशल मीडिया के जरिए मदद ली, पुलिस ने कितना क्विकली आपको रिस्पॉन्ड किया? नहीं थे। अच्छा, पुलिस ने आपको कितना क्विकली रिस्पॉन्ड किया? पुलिस कितने टाइम में वहां पर पहुंची और लोकेशन आपकी कैसे? जी बताइए। हाँ, असल में हुआ ये कि फौरन कांटेक्ट किया मुझे। एक तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फौरन फोन किया, शी थॉट के शायद मेरा कोई किसी ने somebody has hacked my account। मुझे इस बात का भी था, मैंने जब पहला स्टेटस डाला था तो उस वक्त मेरे से टाइप नहीं हो रहा था, तो मैंने एक जैसा कहते हैं ना वन लाइनर देना कि रॉबर्ट्स एट माय होम। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सांस आई कि आई हैव एक्चुअली कम्युनिकेटेड समथिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे ये फियर था वो लोग कभी भी ऊपर आएंगे। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया और मैंने अपना एड्रेस डाला। इतने मेरी फ्रेंड का फौरन फोन आया, उसने कहा सबा पुलिस को फोन। मैं इतनी थी, मैंने कहा यार पुलिस का हेल्पलाइन क्या है, हालांकि मुझे अदरवाइज पता है, लेकिन पता नहीं ऐसे जैसे दिमाग में से निकल गया कि थी कॉल 15। तो मैंने 15 पे फोन किया तो लोगों की रिस्पॉन्स इतनी क्विक थी कि आई वॉज नॉट द फर्स्ट वन हु कॉल, मतलब मेरे से पहले बहुत सारे लोग कॉल कर चुके हुए। तो मेरी कोई तीसरी चौथी कॉल थी। मेरे भाई, लकीली मेरे दिल में भी यही था कि मेरी भाभी पढ़ ले और या मेरा भांजा देख ले, और वही हुआ। सबसे पहले मेरी भाभी ने देखा, फिर मेरी फ्रेंड है आयशा भुट्टा, उसने देखा और आयशा भुट्टा ने फौरन शफकत अहमद को भी फोन कर दिया और उन्होंने बड़ा जो है क्विकली एक्शन लिया। मेरे भाई ने सीएम की हेल्पलाइन में डाल दिया और वो फौरन वहां से अपने घर से निकला। तो ये है कि फौरन, और इतने लोगों ने किया, फ्रेंड्स ने हर तरह से जो जितना कर सकता था, इस हद तक के बाहर के मुल्कों से लोगों ने अपने जानने वालों को, यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स थे जो बाहर रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपने जानने वालों को फोन करके कहा कि 15 पे फोन। और अच्छा सबा, ये बताइएगा कि ये सोशल मीडिया पर जब आपने अपलोड किया उसके कितनी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई, और जब पुलिस पहुंची उसके बाद क्या हुआ? हाँ, अच्छा, पुलिस पहुंचने का ये है कि कुछ थाने की पुलिस तो मैंने सुना है कि फौरन पहुंच गई, क्योंकि अब देखें ये सब चीजें जो मैंने देखी नहीं थी, जो मैंने सुनी थी, और कुछ, लेकिन उन्होंने चूंकि कोई सायरन वगैरह या कुछ ऐसा शोर नहीं किया था तो मुझे पता नहीं चला कि पुलिस आई है। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स की पुलिस भी आई, डॉल्फिन पुलिस भी आई, शाहीन भी आई, कमांडो भी आई, इतनी पुलिस आ गई
और एवरीबडी वाज कॉलिंग मी। तो कुछ पुलिस के शायद ऐसे थे लोग जिनको, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जिनको शायद मेरा नहीं मिल रहा था एड्रेस, तो मेरी लोकेशन नहीं लोकेट हो रही थी। तो मैंने फेसबुक पे ये भी टाइप किया और उसका फायदा ये हुआ कि हर बंदा लोकेशन हेल्प में ढूंढने में पुलिस की हेल्प कर रहा था। फिर मैंने लाइव चला दिया क्योंकि मुझे वो लोग, पुलिस इतनी जल्दी आ गई थी कि वो फौरन ऊपर आने की कोशिश कर रहे। मैं समझी कि वो अब दे आर ट्राइंग टू इंट्रूव अपस्टेयर्स, नहीं है, मुझे ऐसे एक फीलिंग आई। तो मैंने उस वक्त फौरन लाइव चला के साइड पे रख दिया। मैंने कहा कि अगर वो मुझे पकड़ते भी हैं, कुछ भी है, तो कम से कम लोगों को आवाजें जाएंगी उनकी किसी ना किसी तरह, क्योंकि मैंने तो लाइट्स ऑफ कर दी थी ऊपर वाले पोर्शन की सारी, उनको मैं नजर ना आऊं या जो भी। बिल्कुल सबा, आपने ना सिर्फ हिम्मत का मुजाहिरा किया बल्कि हाजिर दिमागी का भी इसके साथ मुजाहिरा किया। ये बताइएगा कि उस वक्त आपके घर पर कितने अफराद मौजूद थे और खुदा न खास्ता किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा डाकुओं की जानिब से? देखिए, नुकसान तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं पहुंचा, बहुत नुकसान पहुंचा। उसकी वजह ये है कि एक ट्रस्ट हमेशा के लिए शैटर हो गया है कि आपके घर में कोई भी डकैती करने के लिए छलांग मार के घुस सकता है और आपको अटैक कर सकता है, आपको जो है लाइफ के थ्रेट दे सकता है, आपको रेप के थ्रेट दे सकता है, आपका सामान लेके जा सकता है। नथिंग इज प्रोटेक्टेड। तो ये ट्रॉमा अब मेरे, और ये हुआ कि फेसबुक पे उस 50 मिनट में एवरीबडी वाज एक्चुअली रीलिविंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। सब लोग जो मेरे साथ तड़प रहे थे, उनकी जिंदगी में ऐसे वाकयात अपने भरे पड़े, और वो 4-5 दिन से मैं सबके सुन रही हूँ। हर बंदा मेरे साथ फोन करता है, शेयर करता है। तो नुकसान बहुत बड़ा हुआ, मैं यही कहूंगी, और वो तभी पूरा होगा अगर इनको सजा मिले। इनको सजा मिलेगी और हर नुकसान इंसान को जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। सबा, आपने जो हिम्मत दिखाई, उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप जिंदगी में एक बाहिम्मत शहरी होने का सबूत देंगी, और सबा की जानिब देखकर दूसरे लोगों को खासकर भी ये हिम्मत हासिल होगी कि ऐसी कोई खतरनाक सिचुएशन आ जाती है तो खुद को, लड़की तो आप लोग समझे, लेकिन इसके साथ साथ एक बाहिम्मत शहरी समझते हुए अपनी मदद खुद करें, अपने लिए खुद स्टेप लें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी पीर को, तब तक अपना ख्याल रखिए।